नमस्कार, स्वागत करते हैं स्टडी BNY चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम सब जाने सदिश और अदिश राशि क्या है। साथ ही साथ यह भी जाने कि जो सदिश भौतिक राशियां होती हैं उनमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है, दिशा भी होती है। तो उनकी गणना जो है हम सामान्य तरीके से जैसे अदिश राशि का करते हैं उस प्रकार नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि कोई वस्तु 5 केजी की है और एक और वस्तु 5 केजी की आ जाती है तो उसका निट द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 10 केजी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे दो सदिश राशि को लूं, जैसे ये कोई पिंड है और इस पिंड को कोई व्यक्ति 10 न्यूटन के बल से यहां खींच रहा है और कोई एक व्यक्ति इसे इस दिशा में 10 न्यूटन के बल से खींच रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका नेट जो बल होगा वो कितना होगा, तो इसको आप सामान्य तरीके से नहीं जोड़ सकते हैं कि 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन बराबर 20 न्यूटन, क्योंकि इसका परिमाण जो होगा इसकी गणना दिशा के साथ करनी होगी, यानी इसका नेट बल इधर होगा और नेट बल जो होगा वो 20 न्यूटन नहीं होगा। अतः जो सदिश राशियां होती हैं उनकी जो गणना की जाती है उसमें दिशा का भी रोल होता है। तो इसका सामान्य तरीके से हम जोड़ घटाव या गुणनफल नहीं कर सकते। इनको हम कैसे जोड़ घटाव करते हैं, तो वेक्टर की सहायता से करते हैं। तो आज के वीडियो में हम किसी सदिश राशि का वेक्टर के रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर संबंधी क्या परिभाषा है, इन सारी बातों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी सदिश राशि को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि स्थिति एवं विस्थापन सदिश क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके विद्यालय की स्थिति क्या है और दूसरा मैं प्रश्न पूछूं कि आपके विद्यालय की दूरी कितनी है, तो आप बता सकते हैं हमारे विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर है। लेकिन अगर मैं स्थिति पूछूं आपसे कि विद्यालय की स्थिति क्या है, तो आपका तुरंत क्वेश्चन होगा कि सर ये बताइए कि उस विद्यालय की जो आप स्थिति पूछ रहे हैं वो कहाँ से पूछ रहे हैं, मेरे घर से, मेरे बाजार से। यानी विद्यालय की स्थिति बताने के लिए कोई ना कोई एक ओरिजिन पॉइंट चाहिए या फिर कोई एक स्थिति चाहिए, वहां से आप बता सकते हैं। जैसे मेरे घर से, या फिर आप ये बोल सकते हैं सर मेरे घर से 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्कूल है, या फिर मेरे बाजार से 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में विद्यालय है। यानी विद्यालय को बताने के लिए क्या एक ओरिजिन पॉइंट चाहिए। तो किसी भी वस्तु या पिंड का स्थिति निकालने के लिए हमें एक ओरिजिन पॉइंट चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति में मूल बिंदु कहते हैं। अब हम ये मान ले रहे हैं कि कोई कण जो है t1 टाइम पे t1 समय पर r1 दूरी पर है, जहां कण की जो स्थिति है, जहां कण की स्थिति P है, यानी कण की t1 टाइम पे दूरी कितनी है, r1 है। और इसे ग्राफ द्वारा अगर हम प्रदर्शित करें तो अगर इसको हम r1 मान लें, क्योंकि वेक्टर से इसे हम दिखाएंगे क्योंकि ये एक सदिश राशि है और कण की t1 टाइम पे स्थिति कहाँ है, तो इस P पॉइंट पे है। पुनः t2 टाइम पे, t2 समय पर कण की स्थिति r2 दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, r2 दूरी पर है। यानी अगर ये r2 है और ये क्या है, पॉइंट क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। यानी कण की स्थिति क्या हो जाएगी, कण की स्थिति जो होगी वो r2 दूरी पर क्या हो जाएगी, r है। अब ये जो OP है ये क्या है, विस्थापन है। यानी ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और OR भी क्या है, ये विस्थापन है। OP, OR और PR ये क्या है, विस्थापन है। और स्थिति ये क्या है, विस्थापन है। विस्थापन समझ गए, यानी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की जो दिशा होगी वही क्या होता है, दिशा, और जो परिमाण होता है वही क्या होता है, विस्थापन होता है।
लेकिन अगर मैं स्थिति की बात करूं तो कण की स्थिति कहाँ है? कण की जो स्थिति है वो P और Q है। क्या है? P और Q है। अच्छा, इसका परिमाण कैसे निकालते हैं? तो अगर हम PQ का विस्थापन कर दे, PR का मान निकालें। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर से जो आपका ओरिजिन पॉइंट है वहां से विद्यालय की जो विस्थापन है वो 4 किलोमीटर है, और जो है आपके घर से बाजार का जो विस्थापन है वो 5 किलोमीटर है। और जब आपसे कहूं कि बाजार से विद्यालय का विस्थापन कितना होगा तो इसको कैसे गणना करेंगे? तो वेक्टर विधि से। और इसकी गणना कैसे की जाती है? यहां से ओरिजिन पॉइंट से कण की स्थिति क्या है? P पर कितनी दूरी पर है? R1 है। फिर इसी ओरिजिन पॉइंट बिंदु O से R2 दूरी पे किसकी है? R की स्थिति है। और आपको निकालना हो कि P और R का जो विस्थापन कितना होगा, तो P और R का जब आप विस्थापन निकालेंगे तो इसमें क्या करते हैं, R2 में से R1 को घटा देते हैं। तो ऐसे किसी वेक्टर का स्थिति को दर्शाया जाता है और विस्थापन को दर्शाया जाता है। जब ये चीज दोनों आप जान जाएंगे तो वेक्टर संबंधी जो सदिश तथा संकेतन पद्धति है या फिर वेक्टर संबंधित जो भी परिभाषा है उसको आसानी से आप जान सकते हैं। यहां तक तो आपका क्लियर हो गया कि जो स्थिति होती है क्या होती है? एक पॉइंट होता है और जो विस्थापन होता है उसे कहां से गणना करते हैं? तो ओरिजिन पॉइंट से, यानी बिंदु O से। और दो स्थितियों के बीच का विस्थापन निकालने के लिए क्या करते हैं? PR का निकालना होगा तो वेक्टर PR बराबर क्या कर देंगे? R2 माइनस R1 कर देंगे। लेकिन अगर यही RP यानी RP निकालना हो, ऐसे निकालना हो, यानी ये इधर दिशा है, अगर इसका निकालना हो तो ऐसे क्या करेंगे? R1 माइनस क्या कर देंगे? R2 कर देंगे। तो इस प्रकार किसी वेक्टर का विस्थापन और स्थिति को दर्शाया जाता है। इतना जान गए। अब आइए बात करते हैं सदिश तथा संकेतन पद्धति के बारे में। किसी भी वेक्टर को या किसी भी सदिश राशि को दर्शाने के लिए हमें वेक्टर की जरूरत पड़ती है। वेक्टर क्या होता है? एक तरह से तीर होता है। किसकी जरूरत पड़ती है? तो तीर की जरूरत पड़ती है। और तीर की जो लंबाई होती है उसमें किसी सदिश राशि के परिमाण को दर्शाया जाता है, और उसका जो नोकीला भाग होता है जिसे हम नोक बोलते हैं वो किसको दर्शाता है? तो दिशा को दर्शाता है। अगर हम कहें कि यदि कोई एक कार 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से पूरब दिशा में गतिमान है। पूरब दिशा में गतिमान है। यानी अब इस कार का जो वेग को दर्शाना होगा तो जब हम वेक्टर से दर्शाएंगे तो जो 10 मीटर प्रति सेकंड यानी जो ये संख्या है इसको क्या किस तीर से दर्शाएंगे? जैसे ये है, और जो दिशा होगी उसे पूरब दिशा में दर्शाते हुए, और पूरब की तरफ है गतिमान है, पूरब की तरफ यानी और पूरब की तरफ जा रही है, तो जो नोक होगा उसे क्या उसके आगे ऐसे लगा देंगे ताकि ये प्रदर्शित करे कि इधर पूरब है और इधर वह कार गतिमान है। तो ऐसे किसी वेक्टर को दर्शाते हैं, यानी किसके द्वारा? तीर के द्वारा। तीर का जो नुकीला भाग होता है वो दिशा को बताता है और जो इसकी लंबाई होती है वो परिमाण को बताती है। अब आसानी करने के लिए अच्छा दूसरा एक ले लेते हैं। कोई B कार जो है वो 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से किधर? उत्तर पूरब में गतिमान है। यानी इसका कार का वेग, इस कार की दिशा क्या है? इस दिशा में, उत्तर पूरब यानी इसके बीच में ऐसे है। तो इसके वेक्टर को भी प्रदर्शित कैसे करेंगे? ऐसे बीच से करेंगे। आसानी के लिए हम मान सकते हैं इसको चूंकि ग्राफी निरूपण करते हैं तो 1 सेंटीमीटर बराबर ये मान सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसे मान के इसको छोटा कर सकते हैं 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहां से जब 10 मीटर है तो इसमें कितना होगा? 2 होगा। इसमें कितना होगा? 20। तो 5, 5, 10, 15 और 20। तो ऐसे किसी वेक्टर को दर्शाते हैं। अब वेक्टर संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में बात कर लेते हैं।
पहला दिया है समान वेक्टर। तो समान वेक्टर ऐसे दो वेक्टर को कहते हैं जिनकी दिशा और परिमाण दोनों समान हो। यानी समान वेक्टर कैसे कहते हैं, वेक्टर तो अब हम समझ गए, वेक्टर को तीर द्वारा दर्शाते हैं, नुकीले भाग जो दिशा को बताते हैं और जो लंबाई होती है वो परिमाण को बताती है। समान वेक्टर की बात करें तो ऐसे वेक्टर जिनका परिमाण व दिशा समान हो। क्या हो? समान हो। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है, इनकी क्या है, दिशा भी वही है और इनका परिमाण भी सेम है। तो ऐसे वेक्टरों को हम क्या कहते हैं, ऐसे वेक्टर जिनका परिमाण और दिशा क्या हो, बराबर हो, तो ऐसे वेक्टरों को कहते हैं समान वेक्टर। अब बात करते हैं विपरीत वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर को। तो ऐसे वेक्टर जिनका परिमाण जो यानी उसका मान जो परिमाण समान हो। क्या हो? समान हो, परंतु जो दिशा होगी, परंतु दिशा जो होगी वो क्या होगी, विपरीत होगी। जैसा कि ऐसे वेक्टर जिनका परिमाण क्या हो, समान हो, परंतु दिशा विपरीत हो। कौन से वेक्टर हैं? तो वेक्टर सी और वेक्टर डी। वेक्टर सी की दिशा क्या है, इधर है, और ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर डी की दिशा है, लेकिन इसके परिमाण क्या है, समान है। तो ऐसे वेक्टर जिनके परिमाण क्या हो, समान हो, परंतु दिशा विपरीत हो, ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं विपरीत वेक्टर। अब बात करते हैं एकांक वेक्टर के बारे में। तो एकांक वेक्टर ऐसे वेक्टर जिनका परिमाण जो है एक हो। ऐसे वेक्टर जिनका परिमाण एक हो, तो ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं, एकांक वेक्टर। यदि और इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो इसे यदि हम मान लेते हैं कोई वेक्टर क्या है, ए है, वेक्टर क्या है, ए है, और इस वेक्टर का जो एकांक वेक्टर होगा, क्या होगा, एकांक वेक्टर, उसे हम एक कैप से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे, एक कैप से। ऐसे ए लिख के ऊपर टोपी से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। और किसी एकांक वेक्टर, किसी वेक्टर का जो एकांक मान आपको निकालना है, तो निकालेंगे कैसे, तो किसी वेक्टर का एकांक वेक्टर बराबर होता है उस वेक्टर की यहाँ ये सदिश वेक्टर हो जाएगा, और इसका परिमाण निकालने पे ये क्या मिल जाता है, एकांक वेक्टर निकल जाता है। यानी यहां से क्या आप निकाल सकते हैं, वेक्टर ए बराबर क्या निकल के आएगा, ये परिमाण, ये यानी इसका मान है, तो वेक्टर ए, और ये क्या हो जाएगा, ए कैफ। ऐसे ही निकाल सकते हैं। ये किसी एकांक वेक्टर के लिए। ऐसे वेक्टर जिनका परिमाण ए हो। अब कोई वेक्टर ए है, तो इसका एकांक वेक्टर को प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो एक कैप से प्रदर्शित करते हैं। और एक कैप बराबर होता है वेक्टर ए, यानी जो वेक्टर है वो और उस वेक्टर का परिमाण। क्योंकि किसी वेक्टर में जो उसका परिमाण होगा उससे भाग देंगे तो इसका परिमाण क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या होगा, एकांक वेक्टर निकलेगा। तो इसे प्रदर्शित ऐसे करते हैं। तो वेक्टर ए बराबर ए और ए कैफ हो जाएगा। अब अगला जो दिया है लंब कोणीय एकांक वेक्टर, यानी ऐसे एकांक वेक्टर तो जान गए, ऐसे एकांक वेक्टर जो एक दूसरे के लंबवत हो, यानी लंब कोणीय हो, तो ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं, एकांक वेक्टर कहते हैं। अच्छा, निर्देशांक ज्यामिति में जो लंबकोणीय अक्ष होते हैं, क्या होता है, इधर एक्स एक्सिस होता है, इधर क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, और इधर क्या होता है, जेड एक्सिस होता है। तो जेड एक्स के अंदिश जो एकांक वेक्टर को दर्शाते हैं, तो उसे हम आई कैप से दर्शाते हैं। और वाई अक्ष के अंदिश जो एकांक वेक्टर को दर्शाते हैं, उसे कैसे दर्शाते हैं, तो जेड कैप से दर्शाते हैं। और जो जेड अक्ष के अनुदिश है, उसे
के कैप से दर्शाते हैं। और चूंकि ये एकांक वेक्टर है तो किसी भी वेक्टर का जो परिमाण होगा वो क्या होगा, चाहे वेक्टर आई बराबर वेक्टर जे बराबर वेक्टर के, यानी इसका मान कितना होगा, तो 1 होगा। अब किसी वेक्टर, कोई वेक्टर ए है और उस वेक्टर का हम तीनों अक्ष के अनुदिश मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर ए बराबर हो जाएगा ए एक्स, यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि ए जे ए एक्स एक्सिस के अनुदिश मान है, और दिशा बताने के लिए क्या वेक्टर आई कैप को लगा देंगे, प्लस हो जाएगा ए वाई जे कैप प्लस हो जाएगा ए जेड के कैप। तो इस प्रकार किसी वेक्टर का तीनों अक्षों के अनुदिश हम मान निकाल सकते हैं। अब एक और छूट रहा है शून्य वेक्टर। ऐसे वेक्टर को हम क्या, शून्य वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनका परिमाण जो होता है वो शून्य होता है, उस वेक्टर को हम शून्य वेक्टर कहते हैं। ऐसे वेक्टर जिनका परिमाण जो है, ऐसे वेक्टर जिनका परिमाण शून्य हो, उस प्रकार के वेक्टर को क्या कहते हैं, हम शून्य वेक्टर कहते हैं। इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो जीरो लगा के ऐसे वेक्टर लगा देते हैं। अब यहाँ आपका प्रश्न उठ सकता है कि जब जिसका परिमाण शून्य है तो उसकी दिशा क्या होगी, तो उसकी दिशा, जब परिमाण ही शून्य है तो उसकी दिशा जो होती है वो अनिश्चित होती है। फिर आप बोलेंगे कि इसे शून्य वेक्टर क्यों बोलते हैं जब इसकी दिशा अनिश्चित है, तो हम इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं, शून्य वेक्टर को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ज्यामितीय जो जोड़ विधि, वेक्टरों की जोड़ घटाव विधि है, इसमें इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए इसे हम शून्य वेक्टर को पढ़ते हैं। प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो जीरो से, और दिशा की बात करें तो इसकी दिशा जो होती है वो अनिश्चित होती है। अच्छा, अब शून्य वेक्टरों का गुणनफल या जोड़ घटाव कैसे होता है। यदि कोई शून्य वेक्टर है और उस शून्य वेक्टर में यदि हम ए वेक्टर को जोड़ रहे हैं तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो ए वेक्टर आएगा। यदि हम किसी शून्य वेक्टर में n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट जो होगा वो शून्य वेक्टर आएगा। और यदि किसी वेक्टर में अगर हम शून्य से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका भी मान कितना आएगा, शून्य आएगा। तो ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यदि किसी वेक्टर में, यदि शून्य वेक्टर में हम किसी वेक्टर ए को जोड़ रहे हैं तो रिजल्ट जो आएगा वो वेक्टर ए आएगा। यदि किसी शून्य वेक्टर में हम किसी परिमित संख्या n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो शून्य वेक्टर आएगा। लेकिन यदि किसी वेक्टर ए में शून्य से गुणा कर रहे हैं तो उसका भी मान कितना आएगा, शून्य वेक्टर आएगा। यही थी दोस्तों वेक्टर और वेक्टर से संबंधित कुछ परिभाषाएं। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।